उस दो कौड़ी की पत्रकार की कैसी झंडू बाम हुआ। उसको लगा जैसे भारत में मोदी जी के तलवे चाटती फिरती है और डकारे लेती है खट्टी मीठी, तो ऐसे ही वहाँ पर मोदी जी को नमस्कार करेगी तो वो जल्दी से झुककर करेंगे। वहाँ तो मोदी जी इसको दो कौड़ी की पत्रकार ही समझते हैं। भाई भारत में तो तुम्हारी चाटुकारिता कर लेंगे, यहाँ पर इनके तमाम तवाइफों के मुजरे चलते हैं। मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? मोदी जी आप जागते कैसे हैं? मोदी जी आप वॉलेट किस तरफ रखते हैं? तो ये तलवे चाटने वाले वो लोग हैं जो हमेशा दो कौड़ी के थे, दो कौड़ी के हैं और दो कौड़ी के रहेंगे। मन की बात हमेशा इंसान अपनी बीवी से करता है, देश से नहीं करता। देश से मन की बात नहीं होती, हमेशा अपना जो पति होता है वो अपनी बीवी से मन की बात करता है। कि मुसलमानों को ही दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारे जा रहे थे, यानी वो तमाम आरएसएस की नाजायज औलादे आप देखिए कि लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। जो नफरती चिंटू है और इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है कमीन मिश्रा, इसको आप कुछ नहीं कहते, नागनी तिवारी को आप कुछ नहीं कहते, साधी प्रज्ञा को आप कुछ नहीं कहते, और फिर कहते हैं कि नहीं देश बदल रहा। सबसे ज्यादा बुलडोजर जो चलना चाहिए वो सांसदों पर चलने चाहिए, काउंसलरों पर चलने चाहिए, नेताओं पर चलने चाहिए, जितने भी एमपी से इन पर चलना चाहिए। सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टी अगर कब्जा करते हैं तो ये नेता, ये लीडर, ये एमपी, ये काउंसलर और ये एमएलए ही करते हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम मोदी के तलवे चाटने वाले जो दूसरे पत्रकार हैं वो अपने पत्रकार के लिए आवाज नहीं उठा रहे। उसका सर फाड़ दिया गया, उसकी फैमिली टोटल की टोटल क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोज़र की राजनीति की जा रही है, एमसीडी का चुनाव नज़दीक है, एमसीडी के चुनाव को टाला गया है और उसके बाद बुलडोज़र को मैदान में लाया गया है। एक विशेष समुदाय के दुकानों और मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैं भी बताइए, जिस तरीके से बुलडोज़र की राजनीति दिल्ली में आई है, पहले जहांगीरपुरी में चला और आज खबर आई कि संगम विहार में बहुत सारे मकान तोड़ दिए गए। मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूंगी कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। ये मेरा अपने समाज के लिए एक मैसेज है जो मुस्लिम समाज है। जैसे आपने कहा कि खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, जैसे आपने जहांगीरपुरी में देखा। उसके बावजूद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब बुलडोज़र नहीं चलेगा। आज आप देखिए कि किस तरह संगम विहार में कार्रवाई हुई, किस तरह एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके, यानी गरीबी मिटाना चाहते हैं, गरीबों को ख़त्म करना चाहते हैं। जब ये गरीबी मिटाएंगे तो गरीब खुद ही मर जाएगा। आप किसी की दुकान तोड़ रहे हैं, आप किसी का ठिया तोड़ रहे हैं, आप किसी का मकान तोड़ रहे हैं। कौन है ये लोग जिनको आप तोड़ रहे हैं और इलीगल बता रहे हैं? छोटी छोटी सी इनकी झोपड़ियाँ हैं। माना मैंने, चलिए लीगल इलीगल का आप गेम खेल रहे हैं, नहीं चलिए अगर अवैध कब्जा है तो 70 साल में अवैध अभी नज़र आया, 6 साल में बीजेपी की सरकार है अभी नज़र आया जब एमसीडी में इलेक्शन है। अगर आपको वैध अवैध लगता है तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि इनको कहीं और बसाना चाहिए? और जहाँ पर संगम विहार में ये डेमोलिशन करा गया, आप जाकर देखें, वहाँ पर समझ में नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, इतने गड्ढे। तो वहाँ का जो एमएलए जो बीजेपी का है, क्या वो कटहरे में नहीं आता? क्या उसका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए कि सरकार जो डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है वो पैसा वो डकार गया? क्या उसके मकान पर बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? ये क्या बात कि कहीं भी गरीब देखा और बुलडोज़र लेकर पहुँच गए। बुलडोज़र अब अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है। बुलडोज़र है क्या? बुलडोज़र एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी ऐसा मकान तोड़ा जाता है जो शायद मजदूर ना तोड़ने लायक बचे, लेकिन बुलडोज़र को इन्होंने एक डर बना दिया है, एक हवा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा कि जो अवैध कब्जा है बुलडोज़र ही टूटेगा और किसी तरह से नहीं टूट सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना कि जो वो मकान टूटेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे। ये लोग गरीब लोग हैं, किसी की चाय की दुकान, किसी का फल का ठेला, किसी की दूसरी ज़रूरत के सामान के ठेले हैं। तो मतलब उनको आप जो लीगल इलीगल की आड़ में तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं शाहीन बाग का नंबर है, फिर जाफराबाद का नंबर है, फिर नंद नगरी का नंबर है, यानी तमाम वही कॉलोनी क्यों जहाँ पर मुसलमान रहता है। और ये लीगल इलीगल होता क्या है? 70 साल से यहाँ पर भारत जो आज़ाद हुआ है और लोग जो है कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 60 साल से रह रहा है, उस वक्त से रह रहे जब संविधान बना भी नहीं था या संविधान लागू भी नहीं हुआ था। तो फिर ये लीगल इलीगल का खेल अभी क्यों निकल कर आया? आप देखिए कि एमसीडी के इलेक्शन जिस तरह टाले गए, जिस तरह एमसीडी को एक छोटा करके सुकेड़ा गया, 3 एमसीडी को एक एमसीडी बना दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं चाल ये साबित करती है कि भारत में, यानी भारत की सरकार तो मुस्लिम समाज की दुश्मन है ही, अब दिल्ली को भी टारगेट करा जा रहा है और दिल्ली में से भी मुसलमान को चुन चुन के टारगेट करा जा रहा है। और क्योंकि एमसीडी में इस बार बीजेपी की हालत निहायती खस्ता है, कहीं ना कहीं आप पार्टी फिर यहाँ पर आती नजर आ रही, तो तमाम वही खेला है, 80-20 का खेला हर स्टेट में मुसलमान के खिलाफ खेल रहे हैं। आप कह रही सरकार मुस्लिम की दुश्मन है, हालांकि जब राशन मिलता है तो मुसलमानों को भी मिलता है, सबको मिलता है। नहीं, तो राशन की बात नहीं है। राशन, आप एक बात बताइए, राशन मांगा किसने है? किस मुसलमान को राशन मिलता है? हो सकता है उन झोपड़ी पट्टी वालों को मिलता होगा राशन। देखिए, आप एक खास कौम
कम्युनिटी को, एक खास गुर्बत को भिखारी बना रहे हैं। किसी ने आपसे राशन नहीं मांगा, आपसे जनता रोजगार मांगती है, आपसे जनता डेवलपमेंट मांगती है, आपसे जनता सिक्योरिटी मांगती है, आपसे जनता ये जो मंदिर मस्जिद के खेल खेल रहे हैं आप, ये नहीं चाहती। जनता चाहती कि भारत में पीसफुली रहे। 5 किलो राशन देके जो आपने जनता को भिखारी बना के लाइन में लगा दिया, जनता को वो राशन नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली में बस फ्री, आप भी तो सफर कर रही है ना फ्री में? नहीं, मैं तो खैर बस में सफर नहीं करती, लेकिन अगर बस में सफर फ्री भी करा गया है तो ये मर्द जात पर तमाचा है। क्यों मर्दों को भी फ्री क्यों नहीं है? क्या मर्द जॉब नहीं करता? मर्द भी सारे जुल्म क्यों? मतलब महिलाओं को इतना सम्मान क्यों दिया जाए फालतू फंड का? अगर महिला जॉब कर रही तो उसके लिए फ्री, और मर्द जॉब कर रहा है तो उसके लिए फ्री। एक मर्द के कांधे पर कितनी जिम्मेदारी होती है? एक मर्द जब पैदा होता है जिम्मेदारियों में बंधा होता है। पहले वो बेटा होकर माँ की जिम्मेदारी निभाता है, फिर बड़ा होता है तो बहन की जिम्मेदारी निभाता है, फिर शादी हो जाती है तो बीवी की जिम्मेदारी निभाता है, फिर वो बाप बन जाता है तो बच्चों की जिम्मेदारी निभाता है, फिर वो दादा बनता है। तो एक पूरा का पूरा एक ऑरा खींच देता है अपनी फैमिली के चारों तरफ। तो ये फैसिलिटी मर्दों को क्यों ना दी जाए? तो ये सारा वोट को रिझाने का ड्रामा है। नहीं तो महिलाएं फ्री, ये फ्री, वो फ्री करके ड्रामेबाजी है। अगर फ्री करना है तो सबके लिए फ्री करिए आप बस को। मेट्रो को आप छोड़ दिया, आपने बस फ्री करी तो मेट्रो का किराया आपने दुगना तिगना कर दिया। अभी आप देखिए कि दिल्ली में मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज 25-25 रुपए देकर पढ़ी है। तो ये ड्रामेबाजी है। इधर से फ्री करते हैं, कान को इधर से पकड़ते हैं, दूसरी तरफ से फिर ये खिंचाई कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि हमारे साथ फ्री करा, फ्री कुछ भी नहीं है। इधर से पकड़ के उधर से वसूल लिया जाता है आपसे। जिस तरीके से राजस्थान में ईद के दिन जोधपुर में हिंसा हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इनको कांग्रेस की सरकार को गिराना है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो दबा के मुसलमानों को पीटा ही जा रहा है। लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी मुसलमानों को टारगेट करा जाए। तमाम ये नागपुर के नाजायज संतरे जो हैं बेमौसम जाके वहाँ पर मुसलमानों की ज़िंदगी हराम करें। और जिस तरह आप देखिए कि जोधपुर में पुलिस का भी एक रवैया जो है वो मुखालिफाना रवैया, आरएसएस वाली सोच सामने आई कि मुसलमानों को ही दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारे जा रहे थे। यानी वो तमाम आरएसएस की नाजायज औलादे आप देखिए कि लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, मस्जिदों के बाहर उत्पार उतार। नहीं तो हिंसा मुसलमान नहीं कर रहा था, मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा था। आप एक समाज को कैसे मार रहे हैं? यानी कि मुस्लिम समाज ही आपको नजर आता है। जेलों में भी यही डाला जाता है, आतंकवाद के नाम पे आप इन पे ही टाडा बाडा साडा लगाते हैं, यूएपीए लगाते हैं, एनएसए लगाते हैं। लेकिन ये जो नफरती चिंटू है और इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है कमीन मिश्रा, इसको आप कुछ नहीं कहते, नागनी तिवारी को आप कुछ नहीं कहते, शादी प्रज्ञा को आप कुछ नहीं कहते, और फिर कहते हैं कि नहीं देश बदल रहा है, देश जो है वो एक नव निर्माण कर रहा है, डिजिटल भारत, मेकिंग भारत। ये जो आप ड्रामे करते हैं, सरकार हर जगह फेलियर हो रही है। आप जाके जर्मनी में, फ्रांस में जाके नौटंकी कर रहे हैं, बर्लिन में जाके नौटंकी कर रहे हैं, और भारत को आप धधकता हुआ छोड़ गए। यहाँ पर आप नफरत की आंधी में झोंक कर चले गए। कोई भी प्रधान सेवक जो होता है वो किस लिए होता है? कि देश में अमन अमान कायम करे, डेवलपमेंट दे, लोगों की सिक्योरिटी दे। और अगर भारत में इसी तरह ये नाजायज औलादें उत्पाद मचाती फिरती है। अभी आप देखिए ईद के दिन 3 मुसलमान युवकों की मॉब लिंचिंग हुई। किस बात पर हुई? कि जी गाय का गोश्त बेच रहे थे या गाय का गोश्त खा रहे थे। और जो गाय के व्यापारी सबसे ज़्यादा जो भारत में एक्सपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे जैनी ब्राह्मण, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये ड्रामेबाजी सिर्फ एक समाज को डरा डरा कर सन 2023 में, क्योंकि आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं और ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि उसकी तैयारी के मुसलमानों को मार देंगे, दलितों पर अत्याचार करेंगे और फिर हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आपने बर्लिन की बात की, प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हुए हैं। जब इंडियन मीडिया उनसे कुछ सवाल करती है तो कहते हैं वो माय गॉड मैं पता करूंगा। तो उस पर क्या बोलना है, वो कुछ पता है आपको? नहीं तो इनको ये लगा ना कि वहाँ का मीडिया भी ऐसी चाटुकार होगा जैसे यहाँ पर इनके तमाम तवाइफों के मुजरे चलते हैं। मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? मोदी जी आप जागते कैसे हैं? मोदी जी आप वॉलेट किस तरफ रखते हैं? तो इनको लगा था वहाँ के पत्रकार भी इन्हीं की तरह बावले होंगे, ऐसे सवाल करेंगे। तो मोदी जी वहाँ पत्रकारों से बचते नजर आए, क्योंकि इनको पता है अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शंकर जी, इनकी कैसी ऐसी तैसी अमेरिका में मारी है। तो मोदी जी को पता था कि पत्रकारों को फेस नहीं करना। और किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये होती है कि इन्होंने 6 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी भारत के अंदर। तो बाहर जाकर क्या करेंगे? मन की बात तो करते हैं नहीं ना? तो मन की बात हमेशा इंसान अपनी बीवी से करता है, देश से नहीं करता। देश से मन की बात नहीं होती। हमेशा अपना जो पति होता है वो अपनी बीवी से मन की बात करता है। ये क्या मतलब तन मन धन की बात कर रहा हो और अपनी बीवी को तुमने रखा नहीं है? तो ये जो बेवकूफ़ होते हैं मन की बात करके पूरे भारत का मन खराब कर देते हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी। और बर्लिन में जिस तरह भागते नजर आए उससे इनकी नाक नहीं कटी, उससे भारत की नाक कटी कि देखो भारत का प्रधान सेवक किस तरह सवालों से बचकर भागता नजर आता है। लेकिन आपकी जो फेवरेट पत्रकार है अंजना ओम कश्यप,
वहाँ जाके प्रधानमंत्री से नमस्कार कर रही हैं, सवाल नहीं कर नमस्कार कर रही हैं, इस पर तो उस आपने नहीं देखा उस 2 कौड़ी की पत्रकार की कैसी झंडू बाम हुआ। उसको लगा जैसे भारत में मोदी जी के तलवे चाटती फिरती है और डकारे लेती है खट्टी मीठी, तो ऐसे ही वहाँ पर मोदी जी को नमस्कार करेगी तो वो जल्दी से झुककर करेंगे। वहाँ तो मोदी जी इसको 2 कौड़ी की पत्रकार ही समझते हैं। भाई भारत में तो तुम्हारी चाटुकारिता कर लेंगे, तो वहाँ पर अंजना ओम कश्यप की दबा कर बेइज्जती हो रही, तमाम सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है कि देखो मोदी जी को नमस्कार कर रही थी, मोदी जी ने इसको भाव नहीं दिया। तो ये तलवे चाटने वाले वो लोग हैं जो हमेशा 2 कौड़ी के थे, 2 कौड़ी के हैं और 2 कौड़ी के रहेंगे, और अपनी भी नाक कटवाएंगे, भारत की भी नाक कटवाएंगे, और स्ट्रीम चैनल की तो नाक कटवाई रखी है 6 सालों से। कल शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है, क्या कहेंगे इस पे आप? वैसे तो दुआ करते हैं कि ना चले, लेकिन अगर वाकई लीगल इलीगल का खेल है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर वाकई कोई चीज़ इलीगल है और उससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक में चलने में परेशानी हो, और अगर आप वहाँ पर डेमोलेशन करते हैं तो खुदारा कुछ तो सब्सिट्यूट होगा कि आप पहले उन लोगों को कहीं बसाएं, उनको कहीं कारोबार करें, कोई ऐसी जगह उनको दे दें कि जहाँ पर वो रह सकें। कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो रोटी कपड़ा और मकान उसकी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ ये नहीं कि बुलडोजर लेकर निकल गए, इसकी ज़मीनें कब्जा लें, उसकी ज़मीनें कब्जा लें। और अगर वाकई लीगल इलीगल का खेल आप समझेंगे तो सबसे ज़्यादा बुलडोजर जो चलना चाहिए वो सांसदों पर चलने चाहिए, काउंसलरों पर चलने चाहिए, नेताओं पर चलने चाहिए, जितने भी एमपीज़ हैं इन पर चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा इलीगल प्रॉपर्टी अगर कब्जा करते हैं तो ये नेता, ये लीडर, ये एमपी, ये काउंसलर और ये एमएलए ही करते हैं। तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा शाहीन बाग में कल चलेगा? विरोध कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अगर मुसलमान समाज की दुकानें टूट रही हैं, मुसलमान समाज के घर टूट रहे हैं, तो विरोध करने भी मुसलमान समाज ही आएगा, दूसरा समाज तो आपके साथ नहीं आएगा। और अगर हम ही विरोध कर रहे हैं तो फिर हमारे जितने भी ये हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर हैं ये क्या कर रहे हैं? ये किस लिए हैं? ये किस लिए ट्वीट करने के लिए हैं? अब आप देखिए, अब्दुल्ला बुखारी ने अभी कल इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि उनको अफसोस है कि क्या नाम है, जहांगीरपुरी में डेमोलिशन हुआ। इनसे सवाल करिए कि 13 दिनों से क्या मुंह में च्युइंगम चिपका कर बैठे हुए थे? जब इनका फार्म हाउस खतरे में आया, इलीगल करार दिया गया, तो फौरन इनको जहांगीरपुरी याद आ गया। तो जब जिस इनका फार्म हाउस खतरे में आ गया, इनका फार्म हाउस इलीगल करार दे दिया गया और वो डेमोलेट होगा, तो फौरन इनको जहांगीरपुरी याद आ गया। तो जिस कौम के ठेकेदार या जिस कौम के वाली वारिस ऐसे निकम्मे निखट्टू होंगे तो वो कौम तो हैंडीकैप्ड होगी, आराम भरोसे होगी। और आज मुसलमान समाज सबसे ज़्यादा जो बदहाल और बदतरीन ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, तो वो अपने इन्हीं ठेकेदारों की वजह से, क्योंकि ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, सरकार से मोटे मोटे प्रोजेक्ट ले लेते हैं और कौम के लिए कुछ नहीं बोलते, मुंह पर जिप लगाकर बैठ जाते हैं। हाँ, फतवा नवीसी कब करते हैं कि ईद पर नमाज मत पढ़िए, उचित दूरी रखिए, मास्क मत लगाइए, यानी सरकार का लिखा हुआ फतवा, ये फतवा नवीसी करके बेवकूफ़ बनाते हैं। अदरवाइज मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो मुसलमान आज इसीलिए बर्बाद है क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं है। एक आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरीके से अमन चोपड़ा भागता फिर रहा है, राजस्थान की पुलिस उसे खोज रही है, 2 दिन से नोएडा में टहल रही है लेकिन मिल नहीं रहे, इस पर क्या कहेंगे? तो मिलेगा कैसे? अरे मिलेगा तो जब आप ढूंढेंगे, जब वो बीजेपी के ही घर में घुसा पड़ा हुआ है, छुपा पड़ा हुआ है और आप ढूंढने जा रहे हैं उसको कांग्रेस के घर में, आप पार्टी के घर में, आम पब्लिक के घर में, तो कहाँ मिलेगा? वो तो बीजेपी के घर में घुसा हुआ है। अभी आप एक पत्रकार बीजेपी के यहाँ शरण ले लिया, नहीं तो बीजेपी के ही पत्रकार हैं तो बीजेपी के ही यहाँ शरण लेंगे। अभी आप देखिए, अगर आपने देखा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, एक गुज्जर है, टाइम्स नौ का बहुत बड़ा पत्रकार है, किस तरह उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसकी फैमिली ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है। और लेकिन ये तमाम के तमाम मोदी के तलवे चाटने वाले दूसरे पत्रकार हैं, वो अपने पत्रकार के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, उसका सर फाड़ दिया गया, उसकी फैमिली टोटल की टोटल क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। तो वो ये कि लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में, यहाँ कोई हमारा मकान थोड़ा ही है। तो ये तो आग है, आग किसी का मकान जगह नहीं देखती कि अगर पड़ोस में आग लगे तो आग ये देखेगी कि बराबर का मकान हिंदू का है, बराबर का मकान सरदार का, इसमें ना लगूं। अगर आग लग गई तो पूरे में फैलती है। और ये नफरती चिंटुओं ने जो आग लगाई है, इसका खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है और भुगतेगा। और जिस तरह अगर आपने एक और न्यूज़ देखी है जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वाराणसी में एक दलित बच्ची को किस तरह एसएचओ ने, वहाँ के एमएलए ने घर में आके मारा और फिर उसको फांसी पर लटका दिया और कोई कार्रवाई नहीं। और कह रहे नहीं जी इसने सुसाइड करी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। ना ये हिंदू देख रहे हैं, ना ये मुसलमान देख रहे हैं, ना ये किसान देख रहे हैं, ना जवान देख रहे हैं, ना ये पत्रकार देख रहे हैं, ना एमएलए देख रहे हैं। सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको याद हो, जिग्नेश मेवाणी जो गुजरात के एमएलए थे, किस तरह उनको उठाकर ले गए और जाके असम की जेल में ठूस दिया और कहा कि 2 पुलिस वालों की मौजूदगी में ये महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि वो नामर्द क्या कर रहे थे? तो 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो तालियां बजा रहे थे जब वो जिग्नेश मेवाणी बदतमीजी कर रहा था। यानी कि उल्टी सीधी एफआईआर लिख देते हैं, बकवास कर देते हैं। स्कूलों की इन्होंने शक्लें नहीं देखी होती, व्हाट्सएप एजेंडे से डिग्रियां ले लेकर ये थानों में
पहुंच जाते हैं और सिर्फ जो भी सरकार के विरोधी, जो सरकार की नीतियों के विरोधी है, उसके खिलाफ ये काम करते हैं। क्योंकि गुजरात में आप देखिए कि जिग्नेश मेवानी की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है और जिग्नेश मेवानी को लोग एक तरह का देवता मानने लगे। तो ये सरकार डर गई, इसको लगा कि जिग्नेश मेवानी को हम जेल में डाल देते हैं, उल्टी सीधी FIR बना देते हैं, आपके पुलिस वालों को ही यूज कर ले कि पुलिस वाली को छेड़ा था। और मुखी खाई किस तरह जलील हो रहे सबने देखा। और जिग्नेश मेवानी इनके ताबूत में गुजरात में आखिरी कील ठोकेगा। जो आतंकवाद की बात करता है, धर्म संसद सजाता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। अभी आपने देखा किस तरह भी एक और इन्होंने संसद सजाई, किस तरह मुसलमानों को इन्होंने खत्म करने की एक गुहार दी कि महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे।